To be continue. मैंने पिछले कुछ दिनों में बायोपिक देखी। मैंने जितनी भी बायोपिक्स बन रही हैं आजकल, जैसे गुंजन सक्सेना मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी वो। मैं ये मूवी का कोई आपके सामने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर था क्या। गुंजन सक्सेना एक ऐसी लड़की थी जिसको बस प्लेन उड़ाना था, यानी उसकी जो हॉबी थी ना वो बस प्लेन उड़ाने वाली थी, और कोई हॉबी नहीं थी उसके अंदर। उसको बस अच्छा लगता था कि मुझे प्लेन उड़ाने मिल जाए कैसे भी करके। वो लड़की 10th पास करती है और अपने बाप से कहती है कि मुझे प्लेन उड़ाना है। बाप कहता है नहीं, हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। फिर भी बाप कहता है कि चलो ठीक है बेटा, तुम जिद कर रही हो, चलो भर्ती कराते हैं तुमको, देखते हैं अगर उतना होगा पैसा तो कर देंगे व्यवस्था। 10वां पास करती है तो बोलता है नहीं नहीं, 12th पास चाहिए, ये तो पुराना रूल था। बेचारी 12th पास करके पहुंचती है तो बोलता है नहीं नहीं, पुराना रूल था, अब तो ग्रेजुएशन चाहिए। जब ग्रेजुएशन करके पहुंचती है तो कहता है 10 लाख रुपए चाहिए। वो कहती है कि भाई 5 लाख रुपए तो पहले था। तो कहता है बेटा महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, तो 10 लाख रुपए लेके आओ। तो मतलब कहने का ये है कि वो लड़की ये सब करते 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 और एयर फोर्स में चली जाती है, और एयर फोर्स की पहली महिला पायलट बनती है। जहां पर सारे पुरुष होते हैं जो उसको बहुत डिमोरलाइज करते हैं, उसके साथ में बैठ के खाना नहीं खाते हैं, उसको बिल्कुल एक तरह से उपेक्षित रखते हैं। और उसके बाद वो लड़की कारगिल गर्ल के नाम से फेमस होती है। वो लड़की कारगिल में वो चीज़ करके दिखाती है जो पुरुष नहीं कर पाते। घायल साथी को लेकर के आती है वो गोलियों के बीच से। तो आप सोचिए कि एक जुनून जो है उसका, सिर्फ उसको प्लेन उड़ाना था और कुछ नहीं था उसका जुनून, लेकिन उसने धीरे धीरे उसके अंदर देशभक्ति आती गई, मतलब और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये छोटा सा मैंने जो किस्सा सुनाया, कि ये सारी चीज़ें अपने आप जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ती हैं, जैसे समझो आप इसको। जैसे आपका जुनून है काला कोट पहनना, तो काला कोट पहनना अगर जुनून है ना, तो फिर प्रैक्टिस करना भी आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट करना भी आ जाएंगे, ग्राहक की पॉकेट से पैसा निकालना भी आ जाएगा। जी हाँ, ये भी एक कला है। वकालत में सामने वाले की पॉकेट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। आसानी से पैसा निकालने की जो टेक्निक है ना वो भी आ जाएगी। बस एक चीज़ का मैं हमेशा विरोध करता हूँ और करता रहूँगा, कि अपने पक्षकार को अंधेरे में मत रखो, उसको झूठ मत बोलो, उसके साथ फरेब मत करो, कम से कम आप मत करो यार। सारी दुनिया जहान ने उसके साथ फरेब किया, आप भी फरेब करोगे तो आप सोचो वो जाएगा कहाँ बेचारा। जिसको न्याय की दरकार है और जो न्याय के लिए आ रहा है आपके पास, और आप उसको पैसा ले रहे हो ना, लो ना यार, फीस लो ना अपनी, लेकिन उसको अंधेरे में मत रखो। अगर वो आपसे पूछता है कि वकील साहब मेरे इस केस में क्या चांसेस हैं, तो ये मत डरो कि ये फाइल लेके चला जाएगा। बोल दो कि इसमें इतने चांसेस हैं, 30, 70, 50, 50, 60, 40, जैसा आपको समझ में आ रहा है, जितना आप एनालिसिस कर पा रहे हो उस हिसाब से आप उसको बोल सकते हो। उसको अंधेरे में मत रखना। अब मजबूरी होती है कि क्रिमिनल केस है तो उसको तो अपना वकील करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन अगर वो कोई सिविल नेचर का केस लेके आया, कोई दावा पेश करने के लिए आया, आपको दिख रहा है कि उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप प्रूव कर पाएंगे, तो आपको ज़रूरत क्या है? आपको बोल देना है कि भाई साहब सॉरी, आई एम सॉरी, ये केस मैं नहीं ले सकता। मना करना भी सीखिए, रिफ्यूज़ करना भी सीखिए, रिफ्यूज़ल सीखिए। हमेशा केस को पकड़ना, केस को पकड़ने की टैक्टिस करना, लोगों को झूठ बोल करके पैसा कमाना, ये आप ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। आपकी आइडेंटिटी अगर अच्छी बनेगी तो लोग आपको लाइक करेंगे, और लाइक करेंगे तो वो आपसे काम कराना भी पसंद करेंगे। मैं जब इंसान से मना कर देता हूँ ना कि मैं आपका केस नहीं ले पाऊँगा, मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा इसमें, तो वो व्यक्ति खुशी खुशी चला जाता है मेरे पास से, है ना। लेकिन एक बार जाते हुए बोल के जाता है, सर अगर कभी इच्छा हो तो प्लीज़ एक बार। मैं हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। मतलब उसकी कहीं ना कहीं आत्मीय इच्छा होती है कि नहीं सर। और
कभी मैं बोल देता हूँ आप इस केस को हार जाओगे, मत लगाओ, तो वो ये कहता है सर आपने बता दिया, बहुत से लोग तो ये कह रहे थे हम तो जीत जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। तो मैं उनको बताता हूँ ये कारण है, आप इसलिए हारोगे इस केस को। अगर आपको एक प्रयोग करना है तो करके देख लो किसी के भी साथ में, लेकिन आप हारोगे इसमें, क्योंकि इसमें कानून आपका साथ नहीं दे रहा है। तो क्लियर कट बात करो यार, ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करो, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में जो पैसा कमाते हैं वो पैसा बहुत आपके परिवार के काम आएगा, हर तरह से आप सुखी रहेंगे, ऊपर वाला भी उस चीज़ को देखता है कि आदमी ईमानदार है। और अगर आदमी बेईमान है, बेईमानी का पैसा इधर से आता है उधर से चला जाता है, ये भी एक सच्ची बात। इसमें इसको आजमा के देखना आप कभी, अगर आपने कभी गलत हरकतों से कोई पैसा कमाया तो इधर से आएगा इधर से जाएगा, ये आया और ये गया, आपके पास कुछ नहीं, ज़ीरो बटा सन्नाटा। लेकिन अगर आपने मेहनत की है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आपने बहुत अच्छे मन से किसी का केस लिया है, कोई भी काम किया है और उसने अच्छे मन से आपको फीस दी है, वो पैसा आपको फलीभूत करेगा। ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बात है लेकिन सत्य है। चलिए अब आगे बात करते हैं वकालत की ही, कि डिमोरलाइज करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, एनकरेज करने वाले लोग कम मिलेंगे आपको, डिप्रेशन देने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। अगर आपको सलाह अच्छी लग रही है तो इधर से सुनिए, उसको दिमाग तक ले जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा फालतू वक्त ज़ाया कर रहा है और मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या मुझे डिस्करेज कर रहा है, इधर से सुनना इधर से निकाल देना, तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जब वकील शुरुआत में कुछ पैसे नहीं कमा पाता है, स्ट्रगल करता है काफ़ी, उस समय उसके साथ क्या होता है कि ऐसे भी सलाहकार कई बार आते हैं जो आपके घर परिवार के लोगों को भी भड़काना चाहते हैं कि अरे आपका लड़का तो आज 2 बजे ही कोर्ट से आ गया, अब 5 बजे तक रुकेगा तो तब तो कुछ कमा पाएगा ना, 2 बजे तो ये भाग आता है, 10 बजे जाता है और 2 बजे भाग जाता है, कैसे इसकी वकालत चलेगी, नहीं चल पाएगी। आप अपने लड़के को बोलिए बॉस पूरा प्रॉपर टाइम दे। तो ये आपके पड़ोसी, आपके पिताजी के दोस्त भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप आसपास देखेंगे, रिश्ते नातेदारों के रूप में भी हो सकते हैं। आपका लड़का ना सिंसियर नहीं है वकालत के प्रति, या वो आपसे भी बोल देगा यार तुम सिंसियर नहीं हो यार, कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा। तो अपनी सिंसियरिटी अपने साथ है, उससे सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी सलाहों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक बार एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 घंटे की वकालत के बारे में बताया था। मेरा एक दोस्त है जो 1 से 1:30 बजे तो वो नहाता है और 2 बजे कोर्ट पहुंचता है, और 3, 3:30, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे, यानी 2 घंटे की वकालत करता है और घर वापस। वकालत में उसने कई साल गुजार दिए और वो कंज्यूमर कोर्ट का एक्सपर्ट कहलाने लगा। दावे उल्टे सीधे कैसे भी हों सब पेश कर देता है, कोई टेंशन नहीं है, हारने की कोई दिक्कत नहीं है उसके पास। वो तो कहता है ले आओ, मैं प्रयोग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीत गए तो कोई बात नहीं है, मुझे 5,000 दे जाओ, बस बात ख़त्म। उसके पास बल्क में केसेस हैं, यानी 1,000 केस अगर उसके पास हैं तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर लेना 1,000 का, 50 lakh. इतनी इनकम हो गई उसकी। कहाँ लगे हो यार। एक्चुअल में क्या है ना, स्पेशलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है, आपने कहा नहीं मैं तो भाई मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल करूँगा, तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल पकड़ा तो आप क्रिमिनल से हटना मत, दूसरे काम में मत जाना, दूसरी फील्ड में मत जाना। मेरे एक दोस्त हैं वो सिर्फ क्रिमिनल करते हैं और कुछ भी नहीं करते, और क्रिमिनल में उनका अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा ऑफिस है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। एक एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ
MACT का काम करते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का काम करते हैं। उनके पास में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की फाइल मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस आदमी ने करोड़ रुपए से ऊपर कमा लिया सिर्फ इसी क्षेत्र में, लेकिन एक दिन में नहीं कमा लिया, उसके लिए उन्होंने 20 साल दिए कम से कम, तब वो इस मुकाम पे पहुंचे। To be continue.